हेलो नमस्कार आदाब सभी को। तो आज का जो वीडियो होने वाला है मेडिकल लड़का के एक नए एपिसोड्स में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है जीएनएम थर्ड ईयर के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इम्पोर्टेंट सवाल पे। और जीएनएम थर्ड ईयर कहने का मतलब कि ये सिर्फ जीएनएम थर्ड ईयर नहीं है, ये एक्चुअल में ये कम्युनिटी के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वो जीएनएम थर्ड ईयर के लिए बनाए गए हैं पर 5th सेम में भी काम आ सकते हैं, 6th सेम में भी काम आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करते के साथ हम लोग देखेंगे कि यह होता क्या है। ठीक है, ओके, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर CHN2। पहला है कम्युनिटी बोलते किसे हैं? तो एक पार्टिकुलर एरिया में सेम तरह के लोग जो अपने रहन सहन में, बोल बाल में सेम तरह का कल्चर, सेम तरह का वो फॉलो करते हैं, वो कम्युनिटी होता है। याद रखने की बात है कि यहाँ एरिया बाउंड की बात हो रही है और जियोग्राफिकल एरिया है और जिसमें कुछ पॉपुलेशन रहती है जो अपना नॉर्म्स कल्चर को शेयर करती है। ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? ये कंपनी होती है। 3 तरह के लोग होते हैं, हायर अथॉरिटी, मिडिल अथॉरिटी, लोअर अथॉरिटी। इन 3 को मिला के एक संस्था जहां लोग आपस में कल्चर वैल्यू शेयर करते हैं, कुछ प्रिंसिपल शेयर करते हैं और प्रोडक्शन का काम होता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद इम्पोर्टेंट सवाल में देखेंगे क्या आएगा। इम्पोर्टेंट सवाल में आ जाएगा होम विजिट, उसके टाइप और फीचर। होम विजिट जब हम डेटा कलेक्शन करने के बहाने किसी घर में जाते हैं, दैट इज़ नॉन एज होम विजिट। तो अगला है होम विजिट के टाइप और फीचर। तो होम विजिट जब हम डेटा कलेक्शन करने के लिए या किसी सर्वे के लिए किसी घर में जाते हैं, तो घर में जाने के बाद होम विजिट एक टोटल पूरा प्रोसीजर है। तो टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन, फैमिली मेम्बर से मिलना, घर का, और इसके अलग अलग टाइप भी होते हैं, अलग अलग होम विजिट का फीचर भी होता है, तो ये पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हेल्थ एजुकेशन। होम विजिट करने के बाद, सर्वे कलेक्ट करने के बाद, रिपोर्ट कलेक्ट करने के बाद हम जो हेल्थ एजुकेशन करते हैं। उसके बाद फैमिली प्लानिंग मेनली टारगेट कपल और एलिजिबल कपल के तरफ रुख करके दिया जाता है। फैमिली प्लानिंग में अलग अलग तरीके आ जाते हैं, अलग अलग इक्विपमेंट आ जाता है, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना ज़रूरी है। फैमिली प्लानिंग के बात करेंगे हम लोग इम्यूनिटी की। रोग जब इंसान की बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करते हैं तो एक सिस्टम होता है जो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारी रक्षा करता है, यानी बीमारी पैदा होने नहीं देता। तो वो सिस्टम को हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी 2 तरह की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट है सवाल। इसके बाद कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन अपने आइडियाज़ को रिटन, लैंग्वेज, साइन के माध्यम से दूसरे आदमी को व्यक्त करना, दैट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है और उसके बीच का एक चैनल होता है। सेंडर अपना मैसेज इनकोड करता है, चैनल में डालता है, चैनल से जो रिसीवर है उस मैसेज को डिकोड करेगा, फिर रिसीवर को मिलेगा, फिर रिसीवर अपना रिस्पांस भेजेगा सेंडर को, इसको बोलते हैं फीडबैक। टोटल 5 स्टेज होते हैं कम्युनिकेशन के, तो वो पढ़ने ज़रूरी हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। इसके बाद अगली बात करें हम कोल्ड चेन के बारे में। तो कोल्ड चेन एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिससे हम लोग दवाइयाँ और टीके जो रखते हैं, वैक्सीनेशन जो रखते हैं, कोल्ड चेन अलग अलग लेवल पे होते हैं, सब सेंटर लेवल पे, PHC लेवल पे, CSC लेवल पे। और कोल्ड चेन टाइप ऑफ वैक्सीन के अनुसार अलग अलग वैक्सीन को अलग अलग जगह पे रखने का तरीका है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अगले टॉपिक के। अगला टॉपिक है एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के बारे में आपने सुन रखा होगा। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या होता है? डिजीज और पॉपुलेशन पे जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो एपिडेमियोलॉजी के अंदर आता है। एपिडेमियोलॉजी हम लोग आगे भी सवाल आएगा, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज। रिहेबिलिटेशन है अगला। जब किसी इंसान को किसी डिजीज स्टेट के बाद, कॉम्प्लिकेशन के बाद वापस अपने पुरानी स्टेज में ट्रांसफ़र करते हैं, उसको बोलते हैं रिहेबिलिटेशन। जैसे
प्री स्मोकर को, जो स्मोकिंग नहीं करता वो स्मोकिंग करने लगा, तो स्मोकिंग छुड़ाने के बाद उसको वैसी ही ज़िंदगी जीने में मदद करना रिहैबिलिटेशन है। एक पेशेंट जिसको एड्स हो गया था, एड्स से पहले उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, एड्स का इलाज चल रहा है, एड्स के इलाज के बाद अगर वो ठीक हो गया तो उसको अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौटने में मदद करना, ये एक तरह का रिहैबिलिटेशन है। आगे देखते हैं हम लोग हेल्थ एंड इट्स कंपोनेंट के बारे में। तो हेल्थ और उसके कंपोनेंट होते हैं अलग, फिजिकल होता है, मेंटल होता है। हेल्थ के कंपोनेंट में आ जाएगा फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इसके कंपोनेंट हो जाएंगे। और हेल्थ मेंटल, सोशल, फिजिकल और एब्सेंस ऑफ अ डिजीज इज नोन एज हेल्थ। इम्यूनाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। पर इम्यूनाइजेशन नए बच्चों में प्राप्त करने के लिए जो शेड्यूल बनाया जाता है, इसके बारे में ये बात कर रहा है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नर्सिंग के कई एग्जाम में कई सारे एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछा जाता है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या होता है। तो इसको पढ़ना। वीनिंग आप सब जानते होंगे, पीडियाट्रिक का टॉपिक है, पर चाइल्ड हेल्थ में भी पढ़ा जाता है। एक बच्चा है जो अभी खाना खाना शुरू करता है, तो वो अभी माता के दूध पे है, दूध से उसको 6 महीने के बाद वीनिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं, यानी अन्न समझते हैं ना, चावल, गेहूँ, ये सब दूध वगैरह देना शुरू करते हैं, नोन एज वीनिंग पे आ जाएगा CHC PHC। इसमें एक सवाल पूछे जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्टाफ रेशियो, स्टाफ कितना होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो पढ़ लेना है। CHC लेवल पे, PHC लेवल पे, सब सेंटर लेवल पे कितने स्टाफ होते हैं और इनका काम जो है विस्तृत कैसा काम है, क्या काम है, किन पार्टों में, किन मिनी मैक्रो पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो वो हो जाते हैं CHC PHC लेवल पर। हम लोग थॉरली पढ़ रहे हैं। उसके बाद आएगा हेल्थ टीम में कौन कौन लोग होते हैं और इनका काम क्या होता है। हेल्थ टीम साइकेट्रिक होता है, MO होता है, स्टाफ नर्स होता है, OBG वाली नर्सेज होती हैं, आशा होती है। आशा के अलावा बहुत सारे लोग मिल के एक टीम बनाते हैं, इसको हेल्थ टीम बोलते हैं। उसके बाद IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, फिर है इंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक। आखिरी में अगर वक्त बचा तो हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से डील करेंगे। इंडेमिक क्या है, एपिडेमिक क्या है या पैंडेमिक क्या है, हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर होगा MR मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन को जानने के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा कि IQ क्या होता है। तो IQ जब किसी पेशेंट का, जब किसी बच्चे का बहुत लो हो जाता है, तो MR के केस में आ गया मेंटली रिटार्डेड। और मेंटली रिटार्डेशन को प्रिवेंट करने के लिए या मेंटली रिटार्डेशन से ग्रसित किसी मानव के लिए ज़िंदगी जीना कितना मुश्किल है, उसको कौन कौन सी हेल्प लगेगी, ये सब जो बातें हम लोग जिक्र करते हैं, पढ़ते हैं, वो टॉपिक के अंदर आता है मेंटल रिटार्डेशन। तो अच्छा ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन के बाद हम लोग जानेंगे वाइटल स्टैटिक्स के बारे में। वाइटल स्टैटिक्स क्या होता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ डेथ, मैरिज, चाइल्ड बर्थ, ये सब का जो रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड कि आपके यहाँ मौतें कितनी हुई, चाइल्ड बर्थ कितना है, डेथ कितना है, डेथ रेशियो कितना है, एलिजिबल कपल कितने हैं, पॉपुलेशन कितने हैं, कितने बढ़ा कितना, इसका जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, जो सर्वे रिपोर्ट होता है, दैट इज़ नोन एज वाइटल स्टैटिक्स। वाइटल स्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वाइटल स्टैटिक्स। फिर आता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी के बारे में देखते हैं। डेमोग्राफी बोलते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, कि साइज़ कितना है, कितने लोग रहते हैं, स्ट्रक्चर कितना है, एज क्या है लोगों का, युवा कितनी जनसंख्या है, सेक्स क्या है लोगों का, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, चाइल्ड कितने हैं। तो जो पॉपुलेशन की साइंटिफिक स्टडी होती है उसको हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी के बाद हम लोग निकल के देखते हैं क्या, टारगेट कपल। वैसे कपल, एलिजिबल कपल और टारगेट कपल भी अलग अलग है। एक दंपति है जिसके ऑलरेडी 3 बच्चे हो चुके हैं, तो वो फैमिली प्लानिंग के हिसाब से वो हमारा टारगेट कपल में आएगा। और एलिजिबल कपल वैसे लोग जो 13 से 45 साल की आयु में हैं, वो सारे आएंगे आपको एलिजिबल कपल में। उसके बाद आशा का फुल फॉर्म
एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। और आशा का अलग अलग काम भी होता है। आशा को वीक में 6 दिन काम करना होता है, 6 दिन में 4 घंटे डेली के काम करने होते हैं। फिर आता है डिजीज के बारे में आप और हम सब जानते हैं डिजीज क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। डिजीज के बाद आता है डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। टीबी के इलाज के लिए कहा जाता है ये डॉट्स, और डॉट्स टीबी की इलाज के लिए कहा जाता है, ठीक है। एलिजिबल कपल के बारे में हम लोग बात पहले कर चुके हैं। फिर आता है ऑक्यूपेशनल नर्सिंग, वैसे नर्सेज या वैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो ऑक्यूपेशनल जगह पे काम करती है, जैसे शीशे की फैक्ट्री में, रेशे बनाने की फैक्ट्री में, जैसे सिगरेट तंबाकू की फैक्ट्री में, वैसे जो नर्सिंग काम करती है, वहाँ होने वाली इंजरीज और वहाँ होने वाली समस्याओं के निदान के लिए काम करने वाले जो नर्स होते हैं उनको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल नर्सिंग। बड़े बड़े कंपनियों में ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स की 1-2 पोस्ट भी होती है जहाँ पे नर्सिंग स्टाफ की बहाली ली जाती है। तो ये सब बात आ गई। फिर आता है JSY स्टैंड्स फॉर जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना मेनली 2005 में शुरू की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और इसका मेन उद्देश्य जो था वो मैटरनल मोटिलिटी, इन्फेंट मोटिलिटी को रिड्यूस करना था। यानी कि कई बार चाइल्ड बर्थ के दौरान फीमेल्स की डेथ हो जाती थी, उन्हें डेथ को प्रिवेंट करना था ये जननी सुरक्षा योजना का मूल उद्देश्य 2005 में। फिर आता है मिड डे मील प्रोग्राम। ये बहुत ही व्यापक स्तर पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स में से एक है मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील के बारे में बात किया तो ऑफिशियली ये 1995 में लॉन्च हुआ था देश भर में, और इसका मेन उद्देश्य था बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, अवेयरनेस फैलाना, और बच्चों की अटेंडेंस स्कूल में अच्छी हो और प्रोटीन सप्लीमेंट जो है वो बच्चों को दिया जा सके। इस योजना का मेन उद्देश्य यही था कि प्रोटीन सप्लीमेंट बच्चों को दिया जा सके। फिर आता है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में मेनली टारगेटेड कपल थे, वैसे बच्चे जो स्कूल जाते थे, स्कूल वाली हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। फिर 20 पॉइंट प्रोग्राम। ये 20 पॉइंट प्रोग्राम अगेन बहुत लंबा टॉपिक है। 20 ऐसे प्रोग्राम थे जिनके बारे में बताया गया और उनकी सुरक्षा और उनका संचालन के बारे में बताया गया था। वो 20 प्रोग्राम सोशल और कम्युनिटी हेल्थ को प्रिवेंट और प्रमोट करने के लिए थे। अगला टॉपिक आता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो टोटल 4 तरह के होते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन। कौन कौन होते हैं ये हम लोग देखेंगे। प्रीमोडियल होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शियरी होता है। किसी हायर अथॉरिटी वाली बुक में क्वाटरनरी का भी जिक्र किया गया है, वो मेनली होता नहीं है, पर हमने जब पढ़ा था तो ये क्वाटरनरी नहीं था। प्रीमोडियल, प्राइमरी, टर्शियरी और प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये क्या होता है अगर अलग से सेपरेट टॉपिक बनेगा, पर ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके बारे में पढ़ लेना है। फिर अंडर 5 क्लिनिक के बारे में आपको जानना जरूरी है। अंडर 5 क्लिनिक, अगला अंडर 5 क्लिनिक। अंडर 5 क्लिनिक में स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन के लिए है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अंडर 5 क्लिनिक स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन के लिए प्रिवेंटिव प्रोमोटिव हेल्थ केयर पे फोकस किया जाता है। फिर आ जाएगा मेजर हेल्थ प्रॉब्लम। मेजर हेल्थ प्रॉब्लम आप अपने आस पड़ोस देखते होंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती होंगी। किन्हीं प्रॉब्लम 5 प्रॉब्लम के बारे में उठा के आपको लिख देना है, और लिखना इस तरीके से है कि ये मेजर हेल्थ प्रॉब्लम क्यों है, इसका प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और केयर क्या होगा, किएगा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो देखे जाते हैं वो अगेन बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है, पर कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इन दोनों के बीच में डिफरेंस याद कर लीजिएगा तो आपको ये भी पता हो जाएगा कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, और ये भी पता हो जाएगा कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, और उसके प्रिवेंशन के उपाय। अगेन आप यहाँ चले आइएगा लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। प्रिवेंशन के उपाय याद रखना है, 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन, मैं आपको बता देता हूँ। पहला है प्राइमरी, पहला है प्रीमोडियल, फिर आता है प्राइमरी, फिर आता है सेकेंडरी, फिर आता है टर्शियरी। इसके बारे में अलग से कोई वीडियो मैं बना दूंगा कि कैसे आपको डिसाइड करना है। और मेनली आजकल जीएनएम के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव सवाल के बारे में मैं ये बोलूँगा कि आप वेट कर लें थोड़ा देर, क्योंकि एग्ज़ाम कितना भी कड़ा हो लास्ट में ऑब्जेक्टिव सवाल देखने को मिल ही जाते हैं। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए। एक्चुअल में ये 5th सेमेस्टर के लिए, 6th सेमेस्टर के लिए, 7th सेमेस्टर के लिए नहीं है, ये हैं जीएनएम के लिए। लेकिन ये एट एजेज 7 और एट एजेज 5th सेमेस्टर में भी काम आ सकते हैं।
उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मेडिकल लड़का चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट, इम्पोर्टेंट टॉपिक की जानकारी के लिए कीप फॉलोइंग, कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग। मैं मिलता रहूँगा आपसे समय समय पर ऐसी ही वीडियो लेके। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब।